नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय संदीप खासा सर पे। मैं आपका दोस्त एक और बेहतरीन लेक्चर लेके आपके सामने हूं और हम जो सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के पेपर की, वो सोल्यूशन हम कर रहे हैं। तो उसी के अंदर एक और जो पेपर है वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। और अभी जो न्यूज़ मिली है करंट के अंदर, 10 जून तक क्या है एकेडमी और कॉलेज ओपन हो सकती है, उम्मीद है, तो गुड न्यूज़ है। और जैसे ही कॉलेज और जो एकेडमी ओपन होगी तो हमारे जो स्टडी का लेवल, जो बच्चे पढ़ नहीं रहे थे उनका भी, वो भी स्टडी कंटिन्यू करेंगे। तो जो बच्चे अभी मेहनत कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा चांस है। तो अभी स्टार्ट करते हैं अपना जो लेक्चर है। तो सबसे पहले क्वेश्चन कौन सा है इसमें, देखो, हरियाणा में सबसे पुराना ऑल इंडिया रेडियो, हरियाणा में सबसे पुराना ऑल इंडिया रेडियो यानी सबसे पुराना जो रेडियो स्टेशन हरियाणा के अंदर कहाँ रहेगा? रेडियो स्टेशन सबसे पुराना कहाँ रहेगा? ऑप्शन देखो इसके अंदर ऑप्शन है इसके अंदर गुरुग्राम, कुरुक्षेत्र, हिसार और रोहतक। तो सबसे पुराना कहाँ रहेगा? रोहतक के अंदर रहेगा भाई। गुरुजी कब बनाया, स्थापित किया गया था? तो ये स्थापित किया गया था 8 मई 1976 को। 8 मई 1976 को। जब फ़ोन नहीं थे ना, तो बच्चों से घर वाले काम करवाने के लिए कहते थे भी आपको रेडियो ले आके देंगे नया, तो उसमें खुश हो गए बच्चे। खेतों में भी काम करते थे और पढ़ते भी थे। तो यानी सबसे पुराना रेडियो स्टेशन कहाँ रहेगा हरियाणा में? तो वो रोहतक रहेगा। उसके बाद में कहाँ स्थापित किया गया था? उसके बाद में स्थापित किया गया था कुरुक्षेत्र के अंदर, कुरुक्षेत्र में। कब? 1991 के अंदर। अगर डेट पूछ ली जाए तो कौन सी रहेगी? 24 जून 1991 के अंदर कहाँ स्थापित किया गया? कुरुक्षेत्र के अंदर। और उसके बाद में बात आ जाए तो हिसार के अंदर कब स्थापित किया गया था? हिसार के अंदर, हिसार के अंदर स्थापित किया गया था 26 जनवरी 1999 को। 26 जनवरी 1999 को, ठीक है। यानी जो रेडियो स्टेशन आ जाए तो वो कहाँ रहेंगे? सबसे पुराना आ जाए तो वो आ जाएगा रोहतक के अंदर, ठीक है। 8 मई 1976 के अंदर, फिर कुरुक्षेत्र के अंदर 24 जून 1991 के अंदर, फिर हिसार के अंदर 26 जनवरी 1999 के अंदर, ठीक है। उसके बाद में हिसार के अंदर अब हम रेडियो स्टेशन है। और उधर सिरसा की बात करें तो चौधरी देवीलाल जो विश्वविद्यालय, उसके अंदर भी रेडियो स्टेशन है, शुरू हो गया है, ठीक है। अगर दूरदर्शन के अंदर आ जाए तो हरियाणा के अंदर एकमात्र दूरदर्शन के अंदर कहाँ रहेगा? हिसार के अंदर। दूरदर्शन के अंदर, दूरदर्शन के अंदर तो कहाँ रहेगा? ये हिसार के अंदर रहेगा। और कब स्थापित किया गया था? 1 नवंबर 2002 को। 1 नवंबर 2002 को स्थापित किया गया था। और उस समय जो मंत्री थे कौन है? सुषमा स्वराज। सुषमा स्वराज जो संचार मंत्री थे, उन्होंने उद्घाटन किया था, ठीक है। सुषमा स्वराज का संबंध आ जाए तो हरियाणा के कहाँ से रहेगा? अंबाला से रहेगा सुषमा स्वराज का संबंध, ठीक है, अंबाला से रहेगा। और दिल्ली की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुषमा स्वराज रही थी। यानी क्वेश्चन हमारा क्या पूछा गया था भाई, हरियाणा के अंदर सबसे पुराना रेडियो स्टेशन कौन सा था? तो वो रोहतक था। कब स्थापित किया गया था सर जी? तो 8 मई 1976 को। उसके बाद कुरुक्षेत्र के अंदर 24 जून 1991 के अंदर, फिर हिसार के अंदर 26 जनवरी 1999 के अंदर। दूरदर्शन के अंदर आ जाए तो वो कहाँ है? हिसार के अंदर रहेगा। कब? 1 नवंबर 2002 को सुषमा स्वराज ने उद्घाटन किया था। सुषमा स्वराज का संबंध रहेगा अंबाला से। और दिल्ली की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, दिल्ली की प्रथम महिला मुख्यमंत्री रहेगी। यानी ये क्वेश्चन यहाँ से बना सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से पढ़ेंगे तो हमारा सिलेक्शन श्योरली पक्का हो जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा वो देखते हैं। क्वेश्चन वही रिपीट होते हैं जो हर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, बस थोड़ा से आगे या पीछे घुमा के फिरा के पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा? अगला क्वेश्चन रहेगा भिंडावास वन्य जीव और पक्षी अभयारण्य हरियाणा के किस जिले में? भिंडावास वन्य एवं पक्षी जीव अभयारण्य कहाँ रहेगा? ऑप्शन में देखो, ये सोनीपत, झज्जर, रेवाड़ी और कैथल। यानी कहाँ रहेगा? ये झज्जर के अंदर रहेगा। भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य कहाँ रहेगा? झज्जर के अंदर रहेगा। और कौन सा रहेगा झज्जर के अंदर? खप्परवास,
यानी ये दोनों कहाँ रहेंगे, झज्जर के अंदर रहेंगे भाई, भिंडावास और ये अपनी भिंडावास नहीं, अपनी प्राकृतिक झील के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ऑप्शन में और कौन सा है, कैथल भी है और रेवाड़ी। रेवाड़ी में कौन सा रहेगा, नार वन्य जीव अभयारण्य, नार वन्य जीव अभयारण्य। और कैथल के अंदर रहेगा सरस्वती वन्य जीव आरक्षित एवं संरक्षित के अंदर। ठीक है, ये कहाँ रहेगा, ये कैथल के अंदर रहेगा। ठीक है, रेवाड़ी के अंदर नार वन्य जीव अभयारण्य। सोनीपत है, सोनीपत के अंदर सूक्ष्म काकरोई जो विद्युत परियोजना ना, सूक्ष्म काकरोई जल विद्युत परियोजना वो कहाँ रहेगी, यमुना नदी के ऊपर सोनीपत जिले के अंदर। ठीक है, यानी खप्परवास और भिंडावास कहाँ रहेंगे, ये रहेंगे झज्जर के अंदर। और रेवाड़ी के अंदर कौन सा वन्य जीव अभयारण्य, नार। ठीक है, कलेसर कहाँ रहेगा, यमुनानगर के अंदर, कलेसर यमुनानगर के अंदर, यमुना नगर के अंदर। ठीक है, अगर आ जाए सिरसा के अंदर, सिरसा के अंदर कौन सा रहेगा, अबूब शहर, अबूब शहर वन्य जीव अभयारण्य, काला तितर की जन्म स्थली। ठीक है, अगर पंचकुला में आ जाए, पंचकुला में 2 बताया था मैंने, हर क्लास के अंदर लगभग जिक्र ही कर लेता हूँ इस चीज़ का। तो पंचकुला के अंदर कौन सा रहेगा, वीर शिकारगढ़, शिकारगढ़ और खोल ही रेतान, खोल ही रेतान कहाँ रहेंगे ये दोनों, पंचकुला के अंदर रहेंगे। कुरुक्षेत्र आ जाए, कुरुक्षेत्र के अंदर कौन सा रहेगा, छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य, छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य का रहेगा, कुरुक्षेत्र के अंदर रहेगा। इस तरीके से हम याद कर सकते हैं, आसानी से याद कर सकते हैं। यानी 8 के 8 हो गए। ठीक है, और अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा, हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल कौन है, हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल कौन है। एक क्वेश्चन पूछूंगा, जो बच्चा सही उत्तर बताएगा ना, उसके अगला क्लास में नाम ले दूंगा भी इस बच्चे ने सही आंसर दिया है। हाँ, आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, चल इस क्वेश्चन के बाद मैं डिस्कस करूंगा आपसे कैसे कंपटीशन फाइट करना है और किस तरीके से किसके साथ हमारा कंपटीशन है वो भी बताऊंगा आपको। हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल कौन है, वर्तमान पूछा भाई, तो कौन रहेंगे, सत्यदेव नारायण आर्य क्या रहेंगे, वर्तमान राज्यपाल रहेंगे। इनसे पहले कौन थे, तो कप्तान सिंह सोलंकी, कप्तान सिंह सोलंकी। ठीक है, और प्रथम आ जाए तो कौन थे, धर्मवीर सिंह, धर्मवीर सिंह। यानी ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं यहाँ से। तो वर्तमान कौन है, सत्यदेव नारायण आर्य। ठीक है, और इनसे पहले कौन थे, कप्तान सिंह सोलंकी, और प्रथम कौन थे, तो धर्मवीर सिंह प्रथम थे। ठीक है, अगर सबसे ज्यादा कार्यकाल आ जाए ना राज्यपाल, सबसे ज्यादा कार्यकाल किसका था, तो वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। सबसे कम आ जाए तो ओपी वर्मा, ओपी वर्मा। ठीक है, यानी सबसे ज्यादा आ जाए तो वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती राज्यपाल के पद पर सबसे लंबे समय तक रहे, और सबसे कम आ जाए तो कौन रहेंगे, ओपी वर्मा। पहले कौन थे, तो पहले थे धर्मवीर सिंह, और कप्तान सिंह सोलंकी 16 में थे, और 17 में कौन है, सत्यदेव नारायण आर्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा हमारा, इंडियन नेशनल लोकदल का नेता कौन है, तो चौधरी बंसीलाल, ओम प्रकाश चौटाला, पवन पंडित, भूपेंद्र सिंह हुड्डा। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल लोकदल के नेता कौन रहेंगे, तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, इंडियन नेशनल लोकदल, इंडियन नेशनल लोकदल के नेता कौन है, तो ओम प्रकाश चौटाला। सबसे ज़्यादा बार सीएम बने भाई, और सबसे कम कार्यकाल, 5 बार सीएम बने हैं और 5 ही दिन कार्यकाल रहा है इनका, यानी 5 बार अलग अलग बार सीएम बने हैं। और एक सबसे छोटा कार्यकाल आ जाए तो वो किसका था, तो वो ओम प्रकाश चौटाला का 5 दिन। ठीक है, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें तो हुड्डा की, तो ये किस पार्टी के नेता है, कांग्रेस के। और बंसीलाल की बात करें तो
चौधरी बंसी लाल पहले ये कांग्रेस में थे, लेकिन बाद में इन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी हरियाणा विशाल पार्टी, हरियाणा विशाल पार्टी। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन बना सकते हैं और हम कर सकते हैं। हाँ, अब बताता हूँ मैं आपको कंपटीशन। बच्चों कंपटीशन होता है ना, वो अपने आप से खुद से होता है, ना कि दूसरे से। क्योंकि कंपटीशन जब देखो एग्जाम आता है उस टाइम 15 से 20 लाख बच्चे एक्टिव हो जाते हैं एग्जाम देने के लिए, लेकिन कंपटीशन होता है आपका अपने आप अकेले से खुद से। वो कैसे होता है सर जी? देखो वो कंपटीशन नहीं होता भी आप और बच्चों को देखे जिद्दी करके पढ़ रहे हो, नहीं, कंपटीशन अपने आप से है। आप कितना मोबाइल यूज करते हो, किस तरीके से पढ़ते हो, कितना टाइम पढ़ाई को देते हो, अपने सपने हैं, अपने मम्मी पापा के सपने, उन पे कितना फोकस करते हो, यानी कितना उनको टारगेट करते हो मुझे उनके सपने पूरे करने हैं या नहीं। आप कितना टाइम व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे कितना टाइम देते हो, तो वो आपको मायने रखता है, वो कंपटीशन है। अगर उस दिन देखो सोशल मीडिया से आपने दूरी बना ली और जो ताने देते हैं उनको इग्नोर करना सीख गए ना, तो आप उसी दिन सक्सेस हो जाओगे। ठीक है, यानी कंपटीशन खुद से है। कितना हम सोशल मीडिया से दूर रहेंगे, कितना फेसबुक से दूर रहेंगे, कितना इंस्टाग्राम से, कितना व्हाट्सएप पे, कितना टेलीग्राम से, तो वो दूरी बनाना उनसे। ठीक है, हाँ उनका यूज करो, लेकिन किस तरीके से, किस चीज़ के लिए यूज कर रहे हैं, एजुकेशन के लिए कर रहे हैं या टाइम पास के लिए कर रहे हैं, या हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो वो मायने रखता है। वो होता है कंपटीशन खुद से। ठीक है, जिस दिन आपने इनके ऊपर अपने आप को यानी कंट्रोल कर लिया ना, तो आप उसी दिन सक्सेस हो जाओगे। ठीक है, तो कंपटीशन का मतलब यह नहीं बस आप 15 से 20 लाख बच्चों को फाइट करोगे, नहीं, अपने आप को फाइट करना सीख लो, उसी दिन आप सक्सेस हो जाओगे। ठीक है, उम्मीद करूँगा अच्छी लगी होगी आपकी ये लाइनें। अगर अच्छी लगे ना तो कमेंट करके बता देना। अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा? हरियाणा की सरकारी भाषा कौन सी है? हरियाणा की सरकारी भाषा तो कौन सी रहेगी? हिंदी रहेगी भाई। हरियाणा की सरकारी भाषा हिंदी रहेगी। दूसरी भाषा आ जाए तो हरियाणा की कौन सी रहेगी? पंजाबी। दूसरी भाषा पंजाबी। किसने बनाई थी पंजाबी को? 2010 के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा की दूसरी भाषा कौन सी बनाई थी? पंजाबी को बनाया था। लेकिन इससे पहले 1969 के अंदर चौधरी बंसी लाल ने हरियाणा की दूसरी भाषा किसे बनाया था? तमिल को बनाया था। तमिल को बनाया था। लेकिन एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, हरियाणा का गठन हुआ 1966 में, जब हरियाणा के सीएम चौधरी बंसी लाल ने दूसरी भाषा किसे बनाया था? तमिल को बनाया था। लेकिन 1966 के अंदर वी.डी. शर्मा सीएम बने थे, लेकिन 1967 के अंदर कौन बने थे? वीरेंद्र नारायण राव वीरेंद्र सिंह। लेकिन उसके बाद में जब राष्ट्रपति शासन लगा तो कौन बने थे? चौधरी बंसी लाल सीएम बने थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा हमारा? निम्न में से किस खिलाड़ी ने 400 विकेट हासिल की और 5000 रन बनाए? तो अजीत अग्रकर, कपिल देव, अमित मिश्रा, मनोज प्रभाकर। तो यानी 500 विकेट लिए, 400 विकेट और 5000 रन बनाए, यानी ऑलराउंडर कौन थे? तो वो कपिल देव थे। कपिल देव। इनका संबंध कहाँ से रहेगा? चंडीगढ़ से रहेगा। चंडीगढ़ से रहेगा। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं? हरियाणा का हरिकेन। हरिकेन का मतलब होता है तूफान। तो हरियाणा का तूफान किसे कहते हैं? कपिल देव को कहते हैं। और इन्हीं की कप्तानी के अंदर 1983 के अंदर भारत ने क्या जीता था? विश्व कप जीता था। विश्व कप जीता था। फिर 2011 के अंदर महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारत ने क्या जीता था? विश्व कप जीता था। ठीक है, यानी ये क्वेश्चन हमें कर सकते हैं। और उस समय बताऊं क्या, गौतम गंभीर की स्टोरी मैंने पढ़ी थी। गौतम गंभीर जिसने क्या किया था? 2011 का जो विश्व कप था ना, इस फाइनल के अंदर 97 रन बनाए थे। ठीक है, और सचिन और सहवाग उसमें आउट हो गए थे। जब गौतम गंभीर को भेजा गया तो उसने पूरी पब्लिक के अंदर से सिर्फ उसको एक ही आवाज़ सुनाई दे रही थी, गौतम यू कैन डू इट। वो जब मैंने उनका इंटरव्यू सुना ना, तो उसके इंटरव्यू के अंदर उसने एक ही बात बताई थी गौतम गंभीर ने, भी मेरे को और कुछ ही नहीं सुनाई दे रहा था, बस मेरे को सिर्फ यही सुनाई दे रहा था। पूरी जो ऑडियंस थी, दर्शक थे, उनके बीच में यही सुनाई दे रहा था, गौतम यू कैन डू इट।
बस यही मेरे कानों के अंदर गूंज रहा था। और मैंने वो किया, 97 रन बनाए थे फाइनल के अंदर। अगर ये 97 रन नहीं बनाते ना, सचिन और वीरेंद्र सहवाग आउट हो चुके थे, तो इंडिया वर्ल्ड कप नहीं जीतता। लेकिन उनके साथ में 93 रन शायद महेंद्र सिंह धोनी ने भी पारी खेली थी, और 6 रन बना के इंडिया ने वर्ल्ड कप जिताया था महेंद्र सिंह धोनी ने, ठीक है। यानी गौतम गंभीर ने एक महत्वपूर्ण पारी खेली थी उसके अंदर, और तो गौतम गंभीर के कारण ही वो वर्ल्ड कप जीता गया था। तो यानी अपने आप को बस यही दिमाग में सेट कर लो, मेरे को मेरा लक्ष्य प्राप्त करना है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे किसी की फील्ड के अंदर हो, मुझे मेरे मम्मी पापा का सपना पूरा करना है। अगर आपने वही अपने दिमाग के अंदर अगर वो बात बिठा ली ना, तो मैं बताता हूँ आपको रात को नींद भी नहीं आएगी, ठीक है। आप उसी टारगेट के अंदर फिक्स करोगे भी मेरे को गवर्नमेंट जॉब लगना है, मेरे मम्मी पापा का सपना पूरा करना है, मुझे पढ़ना है, अच्छा इंसान बनना है, किसी का बुरा नहीं सोचना है। अगर किसी का बुरा सोचोगे ना, तो आपके दिमाग के अंदर जहर घुल रहा है, ना कि दूसरे के दिमाग के अंदर क्योंकि उसे तो पता है नहीं उसके बारे में बुरा कौन सोच रहा है, लेकिन आप उसके बारे में बुरा सोच रहे हो। नेगेटिव थिंकिंग आपके दिमाग के अंदर होगी, ना कि उस इंसान के। यानी हमेशा ही दूसरे का भला सोचो, दूसरे के बारे में अच्छा सोचो, तो आपके अंदर पॉजिटिविटी अपने आप आएगी, तो आप अच्छे इंसान बनोगे और अच्छा ही होगा आपके साथ, ठीक है। तो अगर अच्छा लगे ना मेरे जो मैं लाइन बोलता हूँ, तो कमेंट करके बता दिया करो सर आप अच्छे रहते, तो मुझे भी एनर्जी मिलेगी भी मैं अच्छी बातें करने लगा हूँ और अच्छी क्लासें आपके लिए लेके आ रहा हूँ। अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा, हरियाणा जिले में सरसों की सबसे ज़्यादा पैदावार कहाँ होती है? तो इसमें देखो भिवानी के अंदर सरसों कहाँ है, ऑप्शन भिवानी के अंदर रहेगी, ठीक है। अगर भिवानी ऑप्शन में ना हो तो महेंद्रगढ़ के साथ जा सकते हैं। कपास मैंने बहुत बार बताया, कपास, ठीक है। आंवला, बाजरा आ जाए ना तो वो महेंद्रगढ़ के अंदर रहेगा, ठीक है। आंवला और गेहूं, ये तीनों चीज सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? सिरसा के अंदर। अगर ज्वार आ जाए तो रोहतक के अंदर। अगर आ जाए चावल तो वो कहाँ होते हैं चावल सबसे ज़्यादा? तो वो होते हैं करनाल के अंदर। चावल सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं? करनाल के अंदर होते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है यहाँ से। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कहाँ रहेगा? ये रहेगा करनाल के अंदर। 1923 के अंदर ना इसको बेंगलोर में बनाया गया था, बेंगलोर में। लेकिन 1955 के अंदर कहाँ ले आए इसको? करनाल के अंदर ले आए। यानी 1923 के अंदर बेंगलोर में बनाया गया था, लेकिन राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान जो संस्थान है ना 1955 के अंदर कहाँ आ गया था? करनाल आ गया था। इसी तरह अगर केंद्रीय मिट्टी लवणता केंद्र आ जाए, केंद्रीय मिट्टी लवणता केंद्र, तो ये भी कहाँ रहेगा? करनाल के अंदर रहेगा। गुरुजी कब बनाया गया था? तो 1969 के अंदर इसको स्थापित किया गया था, किसको? केंद्रीय मिट्टी लवणता केंद्र। और कौन सा रहेगा? गेहूं अनुसंधान केंद्र, तो ये भी कहाँ है? ये भी करनाल के अंदर है, गेहूं अनुसंधान केंद्र कहाँ रहेगा? करनाल में रहेगा। गेहूं अनुसंधान केंद्र कहाँ रहेगा? करनाल के अंदर रहेगा, ठीक है। यानी ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है, बन्नावाली किस जिले में स्थित है जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिले हैं? बन्नावाली, बन्नावाली तो कहाँ रहेगा? फतेहाबाद के अंदर। सर जी क्या मिला है यहाँ से? तो यहाँ से मिला मिट्टी का हल, मिट्टी के खिलौने, और जौ के साक्ष्य, अर्ध जले जौ या जौ के साक्ष्य कहाँ से मिली है? तो बन्नावाली से रहेगी, ठीक है। 1973-74 के अंदर किसने खोज की थी? रविंद्र सिंह बिष्ट ने, रविंद्र सिंह बिष्ट ने। हाँ बच्चों, मैं आपसे एक कमेंट पूछना चाहूँगा। मैं आज ही दिन में सोच रहा था, जैसे दिन में फ्री रहते हैं तो मैं सोच रहा था जो पुरातात्विक स्थल है ना जो मेरे आसपास है, जैसे मेरे पास अगरुआ रहेगा,
ठीक है। अगर फतेहाबाद की बात करें तो कुणाल और बन्नावाली, बिरडाना, ये फतेहाबाद के अंदर रहेंगे तीनों। ठीक है। तो कुणाल से राजा का मुकुट मिला है, चपटी कुल्हाड़ी कुणाल से मिली है। ठीक है। तो यानी ये जो है ना, ये कहाँ से मिले, कुणाल से मिले। ये मेरे आसपास है, अगर आप कमेंट करके बताओगे तो मैं ये आज ही सोच रहा था, ये आज अगरवा का जो टीला है ना, पुरातात्विक स्थल है। देखो अगरवा धाम मंदिर अलग है, लेकिन वहाँ पे एक टीला भी है जिसके अंदर जो पुरातात्विक जो हमें चीज़ें मिली है ना, जैसे सूर्य देव की मूर्ति कहाँ से मिली है, अगरवा से मिली है। ठीक है। संगीत के 7 स्वर, संगीत के 7 स्वर कहाँ से मिले हैं, अगरवा से मिले हैं। यानी जो पूरा था 3000 साल पुरानी जो बस्तियाँ थी, जो मकान थे, वो मैं बहुत बार वहाँ पे जाके देख के आया हूँ। तो मैं ये सोच रहा था बच्चों के लिए भी वो एक वीडियो बना दे स्पेशल। तो अगर मेरे को मौका मिले ना तो मैं वहाँ जाके बनाऊँगा, क्योंकि अभी जो कोविड चल रहा है ना, कोविड-19 के कारण वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं ना, तो वो उसके अंदर जाने नहीं देते। ठीक है। तो अभी प्रतिबंध है, लेकिन जैसे ही खुलेगा तो मैं इसकी वीडियो आपको बनाऊंगा, अच्छी सी वीडियो 15 से 20 मिनट में पूरी जानकारी के साथ, वहाँ पे क्या चीज़ मिली है, किस तरीके से मिली है, किस तरीके से खुदाई हुई, ईंटों का आकार कैसा है, तो यानी वो चीज़ हम देखेंगे। वहाँ के मकान कैसे थे, वो सारी चीज़ वहाँ पे डिटेल है। ठीक है। जो यज्ञ होते हैं ना, जैसे पुराने ज़माने हवन करते थे, तो वो भी वहाँ पे है। ठीक है। टीला रहेगा, चारों तरफ से किलेबंदी की हुई। तो जो फिल्मों में देखते हैं ना, जैसे बाहुबली में देखा था किलेबंदी, तो उसी तरीके से वो आकार वहाँ पे रहेंगे। तो वो मैं कोशिश करूँगा, भी आपको वीडियो बना दूंगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा? हाँ, और कौन से बनना वाले पूछा जा सकता है, कुणाल, ठीक है, बिरडाना, ये पूछे जा सकते हैं। कहाँ रहेंगे? तो फतेहाबाद के अंदर रहेंगे। अगर हिसार से आ जाए तो राखी गढ़ी, राखी गढ़ी कहाँ रहेगा? हिसार के अंदर रहेगा। अगर मिथाथल आ जाए ना तो वो कहाँ रहेगा? भिवानी में। मिथाथल कहाँ रहेगा? भिवानी के अंदर रहेगा। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं भाई कौन सा स्थल कहाँ पे है, तो आप याद जरूर कर लेना। इस तरीके से हम आंसर बना सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा? कौन हरियाणा केसरी के नाम से जाना जाता है? तो कौन व्यक्ति हरियाणा केसरी के नाम से जाना जाता है? तो पंडित दीनदयाल शर्मा, पंडित श्री राम, पंडित नेकी राम, भगवत दयाल शर्मा। तो हरियाणा केसरी के नाम से कौन जाने जाते हैं? हरियाणा केसरी के नाम से तो कौन जाते हैं? पंडित नेकी राम शर्मा, नेकी राम शर्मा। इनका जन्म आ जाए ना तो 1887 के अंदर कहाँ हुआ था? केलंगा गांव, भिवानी के अंदर। पहले ये रोहतक के अंदर आता था, लेकिन अब कहाँ रहेगा? भिवानी के अंदर रहेगा। कौन सा गांव? केलंगा गांव। ठीक है। और इन्हें क्या कहते हैं? हरियाणा केसरी के नाम से जाना जाता है, पंडित नेकी राम शर्मा को। ठीक है। और इनकी पत्रिका आई थी 1930 के अंदर, संदेश, संदेश पत्रिका आई थी। और इन्होंने क्या किया था? पहले विश्व युद्ध के अंदर हरियाणा को, हरियाणा के जो सैनिक थे ना, भारतीय सैनिकों को अंग्रेजी सेना के अंदर भर्ती होने से मना किया था। लेकिन महात्मा गांधी ने पहले विश्व के अंदर हरियाणा, जो भारत के जो सैनिक थे ना, उनको सेना के अंदर भर्ती किया था। इसलिए महात्मा गांधी को क्या कहा जाता था? अंग्रेजों का सार्जेंट कहा जाता था। लेकिन पंडित नेकी राम शर्मा ने उसका विरोध किया था, भर्ती का। ठीक है। और बात करें, उन्होंने 1917 के अंदर रोहतक के अंदर ओम रूल जो आंदोलन था ना, उसका नेतृत्व रोहतक के अंदर किसने किया था? तो पंडित नेकी राम शर्मा ने किया था। कब? 1917 के अंदर। ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। यानी पंडित नेकी राम शर्मा ने ही इसका जो विरोध था वो किया था। ठीक है। और श्री राम शर्मा की बात करें ना, तो श्री राम शर्मा, इनका संबंध कहाँ से रहेगा? झज्जर से रहेगा। ठीक है। और इनकी बात करें ना तो इनकी 3 जो रचना थी वो प्रसिद्ध है। हरियाणा के नवरत्न, बहुत बार पूछा गया। हरियाणा के नवरत्न, हरियाणा का इतिहास, हरियाणा का इतिहास। ठीक है। यानी हरियाणा के नवरत्न, हरियाणा के इतिहास और हरियाणा तिलक, तो ये पत्रिका इनकी पूछी गई है। किसकी? श्री राम शर्मा की। इनका संबंध कहाँ से रहेगा? झज्जर से रहेगा। ठीक है। यानी ये क्वेश्चन बन सकते हैं। बीडी शर्मा की बात करें तो बीडी शर्मा कौन थे? हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री। कौन थे? बीडी शर्मा,
बीडी शर्मा, ठीक है। इनका गांव संबंध कहाँ से था? बेरी गांव झज्जर से था। बेरी गांव तो क्या बोला जाता है? अमीरों का गांव बोला जाता है। मंदिर सबसे ज़्यादा हरियाणा में कहाँ रहेंगे? बेरी के अंदर रहेंगे। माता भीमेश्वरी देवी का जो मेला कहते हैं वो कहाँ लगता है? तो वो लगता है बेरी गांव झज्जर में, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा? भट्ट भारती, सत्याग्रही, प्रहलाद, मीरा, मतवाली और सतसई किसकी काव्य कृतियाँ हैं? यानी भट्ट भारती सारी दे दी इसमें तो एक साथ में, ठीक है। और कौन सी दी है? सत्याग्रही, प्रहलाद, सत्याग्रही, प्रहलाद। और कौन सी दी है? मीरा, मतवाली और सतसई, मीरा, मतवाली और सतसई। ये किसकी पत्रिका रहेगी? ये रहेगी तुलसीदास, तुलसी दास दिनेश शर्मा की, दिनेश शर्मा की। यानी तुलसीदास दिनेश शर्मा की पहले भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सी रचना थी? तो भट्ट भारती, सत्याग्रही, प्रहलाद, मीरा, मतवाली और श्याम सतसई किसकी पत्रिका है? ये रचना है तुलसीदास दिनेश शर्मा की। कौन सी रचना रहेगी? एक बार फिर रिपीट करो। भट्ट भारती, सत्याग्रही, प्रहलाद, मीरा, मतवाली और सतसई, श्याम सतसई। तो ये किसकी रहेगी पत्रिका? ये रचना तो तुलसीदास दिनेश की ये रचना रहेगी, ठीक है। इस तरीके से हम क्वेश्चन याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा? हाँ, मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा था वो बता देना भाई। कथकली किस राज्य का, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? शास्त्रीय नृत्य बहुत बार, लगभग 4 या 5 बार ये मैं बता चुका हूँ। जो बच्चे लगातार क्लास ले रहे हैं ना उनको तो ये पता है, ठीक है। तो यानी अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा? हाँ, अगले क्लास के अंदर इन बच्चों का नाम भी लूँगा जो बताएगा। तो अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा? 1526 में खालिस्तान और खालिस्तान के बीच में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। 1526 के अंदर पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में। किस किस के बीच में हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, ठीक है। इसमें किसकी जीत होती है? इसमें बाबर की जीत होती है और इब्राहिम लोदी इस युद्ध में मारा जाता है। तो इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ रहेगा? इब्राहिम लोदी का मकबरा तो पानीपत के अंदर रहेगा भाई, ठीक है। इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ रहेगा? पानीपत के अंदर रहेगा। इब्राहिम सूरी का मकबरा आ जाए ना, इब्राहिम सूरी का मकबरा, तो वो रहेगा नारनौल के अंदर। इब्राहिम सूरी का मकबरा कहाँ रहेगा? नारनौल के अंदर रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन सा है? हरियाणा की राजधानी खालिस्तान है, तो हरियाणा की राजधानी क्या रहेगी? चंडीगढ़ रहेगी भी। कब बनाई गई थी? तो 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा का गठन हुआ तो हरियाणा की राजधानी कौन सी थी? तो चंडीगढ़ थी, ठीक है। और चंडीगढ़ ही केंद्र शासित प्रदेश रहेगा। और चंडीगढ़ की बात करें, चंडीगढ़ के साथ में हरियाणा का एक जिला सीमा साझा करता है, वो कौन सा रहेगा? पंचकुला, पंचकुला रहेगा। माता चंडी देवी के नाम के ऊपर इसका नाम रखा गया था, ठीक है। वास्तु का राजेंद्र ली कार्बुलियर, ली कार्बुलियर जो फ्रांस के थे, इन्होंने क्या चंडीगढ़ का डिजाइन तैयार किया था, ठीक है। और रॉक गार्डन भी कहाँ रहेगा? चंडीगढ़ के अंदर रहेगा। नेकचंद सैनी ने रॉक गार्डन बनवाया था, जिसे क्या कहते हैं? डॉक्टर जाकिर हुसैन गार्डन भी कहते हैं। किसे? रोज या रॉक गार्डन, रॉक गार्डन किसने बनवाया था? नेकचंद सैनी ने, नेकचंद सैनी ने बनवाया था, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? डॉक्टर जाकिर हुसैन गार्डन भी कहते हैं। जाकिर हुसैन गार्डन किसे कहते हैं? तो रॉक गार्डन को कहते हैं। सुखना झील कहाँ रहेगी? तो ये भी रहेगी चंडीगढ़ के अंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन सा? राजा हर्षवर्धन खालिस्तान के पुत्र थे। राजा हर्षवर्धन किसके पुत्र थे? तो प्रभाकर वर्धन के। हर्षवर्धन किसके पुत्र थे? प्रभाकर वर्धन। हर पेपर के अंदर मैं बताता हूँ भाई, हर्षवर्धन से क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। कोई तो 90% का, मैं कहता हूँ 100%। अभी तक कितनी क्लासें हो चुकी है? हर क्लास के अंदर राजा हर्षवर्धन जो पुष्यभूति वंश वहाँ से क्वेश्चन आया है हर क्लास के अंदर। तो ये पक्का कर लेना आप, ठीक है। इसी पेपर के अंदर 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, एक क्वेश्चन और भी है, ठीक है। तो क्वेश्चन कौन सा शहर हर्षवर्धन की राजधानी थी? तो कौन सी थी? थानेसर। तो कौन सी राजधानी थी? थानेसर। और दूसरी राजधानी आ जाए तो कौन सी थी? कन्नौज।
दूसरी राजधानी कौन सी थी? कन्नौज। पहली कौन सी थी? थानेसर। ठीक है। किस वंश से थे? पुष्यभूति वंश से थे। एक चीनी यात्री आया था, कौन सा आया था? हवेन स्वांग, जिनकी पुस्तक कौन सी थी? शीयू की। और उनके दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट। उनकी कौन सी रचना थी? हरिश्चरित। लेकिन हर्षवर्धन खुद भी एक रचनाकार थे, साहित्यकार थे। इनकी पत्रिका कौन सी थी? नागानंद प्रियदर्शिका। पूछा गया है सारा की सबका सब। रत्नावली, यानी ये किसकी पत्रिका थी? हर्षवर्धन की। यानी हर्षवर्धन से हर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। हरियाणा राज्य की स्थापना कब की गई? तो हरियाणा राज्य की स्थापना कब की गई थी? तो 1966 के अंदर, 1 नवंबर 1966 में। 1 नवंबर 1966 को कौन बना था? हरियाणा बना था। किस राज्य से अलग हुआ था? तो पंजाब से। पंजाब से अलग हुआ था। क्या हुआ था? हरियाणा पंजाब से अलग हुआ था। 1 नवंबर 1966 को बादशाह के आधार पे बना था। बादशाह के आधार पे पहले राज्य बना था आंध्र प्रदेश 1953 के अंदर। उसके बाद में कौन से बना था? पंजाब और हरियाणा। ठीक है। बादशाह के आधार पे ये राज्य बने थे। ठीक है। और बात करें पंजाब का कितना हिस्सा मिला था? लगभग 35.18% किसको मिला था? तो ये 18% मिला था। 35 पॉइंट के लगभग 35% आ जाए तो भी सही रहेगा। 35.18 जाए तो कि पंजाब का हिस्सा मिला था भाई। और किन नदियों के बीच के था? तो घग्गर और यमुना नदी के बीच में जो क्षेत्र था वो किसे मिला था? वो हरियाणा को मिला था। किस संविधान संशोधन के अनुसार बना था? तो 18वां संविधान संशोधन। ठीक है। और कौन सा राज्य बना था हरियाणा का? तो 17वां राज्य बना था भाई। कौन सा राज्य बना था? 17वां। अगर भारत के कुल क्षेत्रफल कहा जाए तो कितना रहेगा? 1.34% रहेगा। भारत के कुल क्षेत्रफल का 1.34%। अगर पंजाब से कितना हिस्सा मिला था? लगभग 35%। ठीक है। किस नदी के किनारे? घग्गर और यमुना नदी जो क्षेत्र था बीच का, वो हरियाणा को मिला था। और संविधान संशोधन आ जाए तो 18वां कौन सा राज्य बना था? तो 17वां राज्य बना था भारत का। ठीक है। कब? 1 नवंबर 1966 को। और जब 1 नवंबर 1966 को बना था तो कितने जिले थे? 7 जिले थे। कितने जिले थे? 7। वर्तमान में आ जाए तो कितने जिले हैं? 22 जिले सर जी। 22 जिले हैं। ठीक है। इस तरीके से याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखता हूं कौन से रहेगा। किस भारतीय ने साहित्य के अंदर नोबेल पुरस्कार जीता था? तो किस भारतीय ने जीता था नोबेल पुरस्कार साहित्य के अंदर? नोबेल पुरस्कार किसने जीता था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने कब जीता था? तो 1913 के अंदर इन्होंने नोबेल प्राइज मिला था। इसे किस रचना के कारण? गीतांजलि के कारण। गीतांजलि इनकी रचना थी, पुस्तक। गीतांजलि के कारण कौन सा मिला था पुरस्कार? इन्हें नोबेल प्राइज मिला था 1913 के अंदर। और जो भारत का राष्ट्रीय गान है जन गण मन देना है, वो किन की रचना है? भारत का राष्ट्रीय गान। तो किन की रचना है? रविंद्रनाथ टैगोर की। और जब बांग्लादेश का आमार सोनार बंगला, आमार सोनार बंगला, ये भी किन का लिखा हुआ है? तो ये भी रविंद्रनाथ टैगोर का लिखा हुआ है। श्रीलंका का जो राष्ट्रीय गान था ना, नमो नमो माता था पहले, लेकिन बाद में नमो नमो श्रीलंका कह दिया कर दिया। तो वो भी इनके शिष्य का लिखा हुआ था, आनंद। ठीक है। आनंद नाम था उनका लिखा हुआ था। ठीक है। तो उसमें क्या था? पहले नमो नमो माता था, नमो नमो माता। ठीक है। बाद में जो इन सरकार थी श्रीलंका की, श्रीलंका का था ये, इन्होंने क्या किया? नमो नमो श्रीलंका कर दिया। और जो इनके रचनाकार थे ना, वो इनके शिष्य थे किनके? रविंद्रनाथ टैगोर के, आनंद समरकुल। तो इन्होंने बिना बगैर पूछे श्रीलंका सरकार ने ये किया था। तो इसलिए ये इस पर गुस्सा हुए थे और अपने आप ने इन्होंने क्या कर ली थी? आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या कर ली थी। ठीक है। तो यानी 3 देशों के राष्ट्रीय गान के अंदर, जो राष्ट्रीय गान है उसमें किसका योगदान है? तो रविंद्रनाथ टैगोर का रहेगा। 1913 के अंदर इन्हें क्या मिला था? इन्हें नोबेल प्राइज मिला था साहित्य के अंदर। और क्या ऑप्शन में इसमें? अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन, इनको अर्थशास्त्र के अंदर मिला था भाई। अर्थशास्त्र के अंदर नोबेल प्राइज मिला था। कब मिला था? तो 1998 के अंदर।
ठीक है। और सीवी रमन को भौतिक के अंदर 1930 के अंदर, मदर टेरेसा को शांति का पुरस्कार मिला था 1979 को, ठीक है। अगर आ जाए नोबेल प्राइज तो कहाँ मिलते हैं स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। लेकिन एकमात्र शांति का पुरस्कार है ना, शांति का पुरस्कार ये कहाँ मिलता है, ये मिलता है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में, ठीक है। इस तरीके से हम क्वेश्चन बना सकते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगे ना तो कमेंट करके मेरे प्यारे बच्चों, मेरे दोस्तों बता देना। इसी तरह मैं आपके लिए रेगुलर क्लासेस लेता रहूँगा और आपसे उम्मीद भी करूँगा आप शेयर किया करो, कमेंट भी किया करो और लगातार पढ़ते रहो। हर क्लास के अंदर कहता हूँ आने वाला समय है ना वो बहुत अच्छा होगा आपके लिए, जो बच्चा पढ़ता है उनके लिए। बाकी जो हाथ पे हाथ धर के बैठा है उसके लिए तो बहुत बुरा है, क्योंकि जो सरकार भी है वो आपके सामने है, किस तरीके से बिहेव कर रही है किसानों के साथ, कर्मचारियों के साथ, तो शिक्षा के साथ कैसा खिलवाड़ कर रही है वो आपको भी पता है। जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे तब तक हमारा समाज, हमारा परिवार भी शिक्षित नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ पढ़ते रहो, साथ में पढ़ते रहो और अपना ख्याल रखो, अपने परिवार का ख्याल रखो। क्लास अच्छी लगे तो कमेंट कर देना, शेयर भी कर देना, लाइक भी कर देना। जय हिंद, जय भारत।